आप सभी को सादर नमस्ते। आज ये वार्ता आने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जो कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर दिल्ली में होने जा रहा है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में सम्मिलित रहेंगे आदरणीय श्रीमान प्रकाश आर्य जी, जो कि सार्वदेशिक आर्य सभा का लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में आपको आर्य समाज के इस होने वाले ऐतिहासिक आर्य महासम्मेलन के अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा में सम्मिलित रहेंगे। मैं स्वयं आपको आर्य महासम्मेलन की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ जानकारियां देने का प्रयत्न करूंगा, ताकि इतने बड़े आयोजन में सभी जानकारियां आपके माध्यम से आपके साथ आने वाले महानुभावों तक पहुंच सकें और उसके उन सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का और क्या क्या चर्चाएं होने वाली हैं सम्मेलन में, ये हम सभी की उत्सुकता इस विषय को लेकर के रहती है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय भाई प्रकाश आर्य जी से अनुरोध करूंगा कि वे आर्य महासम्मेलन की भूमिका और कब से आर्य महासम्मेलन आरंभ हुए और इनका क्या महत्व रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप सभी के साथ करेंगे। भाई प्रकाश जी। नमस्ते जी। आज का जो विषय है जिस पर चर्चा करनी है, वैसे तो पूरे देश में नहीं, देश विदेश में भी इस संबंध में लोगों को जानकारी हो चुकी है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन वैसे 1927 से प्रारंभ हुआ था और ये 34वां महासम्मेलन यहाँ मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम देख रहे हैं, आप सब भी इसके साक्षी हैं कि शनै शनै इसमें जब जब जैसा जैसे सम्मेलन आगे होता गए, उसमें लोगों की संख्या, लोगों के विचार और लोग इसमें भावनात्मक रूप से जुड़ते गए। निरंतर इसमें वृद्धि होती गई। इसका तात्पर्य यह है कि इस सम्मेलन का महत्व और इस सम्मेलन से मिलने वाली ऊर्जा से लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इस बार जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के साथ में दो बड़ी विशिष्ट बातें जुड़ी हैं जो संभवतः हमारे किसी के भी जीवन में दूसरी बार वो बातें शायद ना आएँ। हाँ, जो 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे हैं उनके जीवन में तो आ सकती है। अभी हम 150 वर्ष आर्य समाज की स्थापना के मना रहे हैं, 200 वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म के मना रहे हैं। तो ये एक बड़ा उत्सव है और इस उत्सव में हमें एक ऐसी प्रेरणा, अभी तक किन्हीं कारणों से जो हम कुछ नहीं कर पाए थे, ये अवसर ऐसे हैं कि इसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में देश विदेश से आर्यजन एकत्रित हो रहे हैं। और प्रयास ये है कि ये सम्मेलन जो इतना बड़ा हो रहा है, अभी तक जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं उनसे निश्चित रूप से बहुत विशाल रूप में हो रहा है, क्योंकि अभी जो आगंतुक लोगों की जो सूचनाएं आ रही हैं, आर्यजनों की सूचना आ रही हैं, वो अभी भी हमें ऐसा लग रहा है, हम सोच रहे हैं उससे बहुत आगे अधिक मतलब आ रही हैं। इसका अर्थ ये है कि लोगों में उत्साह है। अभी भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, कृपया करवा लें, क्योंकि उपस्थिति इस बार पिछले जितने भी सम्मेलन हुए उनसे बहुत बड़ी होगी। भाई विनय जी बताएंगे, व्यवस्था में भी पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया, काफ़ी बड़ी स्थिति में किया गया और व्यवस्थित किया गया। ये बात निश्चित है कि अभी तक आप लोगों ने कई सम्मेलन आप आए, हम लोगों ने किए, आपने मिल के किए, लेकिन इस सम्मेलन में कुछ ऐसी विशेषता है कि जो आपको लगेगा कि जो अभी तक नहीं हुआ था वो इसमें हो रहा है। व्यवस्था की दृष्टि से भी है और जो यहाँ पर सम्मेलन का मूल है उनमें वह बातें किन कारणों से हम अपने वैदिक सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से इस आर्य समाज के संगठन को और बढ़ा सकते हैं, क्या कारण है जिन कारण से हम अभी तक नहीं बढ़ा पाए। ऐसे रचनात्मक और ऐसा संदेश यहाँ पर विद्वानों के द्वारा इसके ऊपर अनेक गोष्ठियाँ इस बार हो रही हैं कि उनमें अलग अलग कारण बताएं। परिवार उसमें है, समाज के संगठन की बातचीत उसमें है, वैदिक धर्म के ऊपर अनेक प्रकार के अनर्गल प्रचार लोग कर रहे हैं उसके ऊपर है। अनेक बातें इस प्रकार की हैं जिनको समाज के हित में, संगठन के हित में सुनना आवश्यक है। आज आर्य समाज का इतना बड़ा विशाल, आप सब जानते हैं कि इसके साथ में पता नहीं कितनी और भी संस्थाएं हुई थी, लेकिन आज एक आर्य समाज ही एकमात्र ऐसा है जो देश विदेशों में आज फैला हुआ है और वहाँ पर भी निरंतर उन्नति होती जा रही है। तो और इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर गंभीरता से गोष्ठियाँ हो रही हैं। उस गोष्ठियों में निर्णय किया जाएगा कि अब हमें ये करना है। अभी तक किन्हीं कारणों से हम उसको व्यवस्थित न कर पाए थे, लेकिन अब करना है। उस गोष्ठियों में इसका निष्कर्ष निकलेगा और फिर लाखों लोगों के बीच में आएगी कि हमें यहाँ से जाकर कुछ प्राप्त करना है। ये सम्मेलन में इकट्ठे होंगे, सब एक दूसरे को देखकर
उत्साह तो वृद्धि होती ही है, लेकिन मूल उद्देश्य इसका यह है कि यहाँ से जाने के बाद में अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने परिवार में एक परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो हमारे सिद्धांतों से जुड़े, हमारे सिद्धांतों की वृद्धि हो, घर घर में आर्य समाज और वैदिक सिद्धांत पहुँचे। इस प्रकार के प्रेरणास्पद रचनात्मक दृष्टिकोण से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निश्चित रूप से उपस्थिति तो होगी ही, बहुत सुंदर व्यवस्था भी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है वह यह है कि आर्य समाज की जो गति है, जो धीमी गति हम जिसको मानते हैं, उस गति में तीव्रता आएगी और आर्य समाज का जो कृणवंतो विश्वम आर्यम का हम जहाँ नारा देते हैं उसकी ओर हम तेज़ी से बढ़ेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारा ये कर्तव्य है कि इतने बड़े सम्मेलन में हम आएँ, इकट्ठे हों और यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। कोई भी व्यक्ति यहाँ से जो जाएगा वो अपने नगर में, अपने गांव में, अपने आर्य समाज में आर्य उस प्रेरणा के अनुसार परिवर्तन लाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अतः आपसे पुनः आग्रह, सब सादर आमंत्रित हैं, सबकी बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा सर्दी का टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ा अपने गर्म कपड़े साथ में लाएं और अवश्य यहाँ आएँ। ये बड़ा कुंभ हो रहा है, ज्ञान का कुंभ हो रहा है, इसमें सम्मिलित होकर अपना सहयोग करें। व्यवस्था क्या क्या है विस्तृत रूप में भाई विनय जी आपको अभी दर्शाएंगे। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है कि आप अभी तक न यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसको करवा लें और आने की यहाँ तैयारी करें। धन्यवाद। प्रकाश जी ने आर्य महासम्मेलनों की इतिहास को बताते हुए कहा कि आर्य महासम्मेलन 1927 को आरंभ हुए थे। आर्य समाज का जन्म 1875 में हुआ। 50 साल तक आर्य समाज ने अपना विस्तार किया। 50 साल के बाद इस प्रकार की आवश्यकताओं को महसूस किया गया कि जो इतना बड़ा संगठन बन चुका है, हम लोग मिलें, बैठें, विचार करें और एक अपनी शक्ति का आकलन भी करें और आने वाले समय में हमने क्या कार्य करने हैं। तो उन्हीं सब कार्यों के लिए आर्य महासम्मेलनों की भूमिका का आरंभ हुआ था और 1927 से लेकर के निरंतर ये अत्यंत सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। तो भाई प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूँ इस जानकारी के लिए। अब मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी दूंगा कार्यक्रम में होगा क्या। कार्यक्रम 30 तारीख की प्रातःकाल आरंभ होगा और प्रातःकाल अलग अलग हॉल्स, यानी कि लगभग 9 अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। उन 9 अलग अलग हॉल्स में अलग अलग प्रकार के सत्र चलेंगे। कहीं विद्वानों के सत्र रहेंगे, कहीं विदेश से आने वाले महानुभाव जो लगभग 38 देशों से आर्य समाज के आर्यजन और प्रबुद्ध नेता, प्रबुद्ध विद्वान, सन्यासी पधार रहे हैं, उनके आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या विचार और उनके देश में आर्य समाज की गतिविधियों को लेकर के जो चर्चा रहेगी। और एक हॉल में जो आर्य समाज के संगठन के पदाधिकारी हैं, भविष्य के और वर्तमान को लेकर के जो चिंताएं हैं वो साझा करेंगे और उनके बारे में नए नए प्रस्ताव तैयार करेंगे। जो 31 से औपचारिक रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, उन सत्रों में जिन प्रस्तावों को रखा जाना है। तो पहले सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक ध्यान और संध्या के सत्र चलेंगे अलग अलग हॉल में। तो पहला मेरा निवेदन है कि उन सत्रों में अलग हमारे मूर्धन्य विद्वान बहुत सुंदर संध्या और ध्यान की पद्धति के एक अनुभव और अभ्यास करवाएंगे, उसमें आप सम्मिलित हों। दूसरी ओर मैदान में व्यायाम और योग का सत्र चलेगा जो खुले मैदान में होगा, जिसमें व्यायाम, योगासन, प्राणायाम आदि के कार्यक्रम चलेंगे। वो सुबह का समय वो भी 5:30 से 7, 7:30 बजे तक रहेगा। और ठीक 7:30 बजे सबसे बड़ी और प्रमुख यज्ञशाला में यज्ञ का आरंभ हो जाएगा और उस यज्ञ में आप सभी लोग भी श्रद्धापूर्वक अपने तैयार तब तक हो करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आप लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हों। और यज्ञ की व्यवस्था भी 2 यज्ञशालाएँ अलग रहेंगी और एक मुख्य यज्ञशाला रहेंगी। बाकी दोनों यज्ञशालाओं में भी पूरे दिन यज्ञ चलेगा और मुख्य यज्ञशाला में दिन में 3 बार बृहद यज्ञ रहेगा, प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, दोपहर को 12 से 1 और शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक। तो एक तो यज्ञ की व्यवस्था, एक अलग अलग हॉल्स के अंदर ये सेशंस चलेंगे अपनी रुचि अनुसार। ये सूचना आपको आर्य संदेश से और सोशल मीडिया से निरंतर आपको मिलती जाएगी। एक मेरा अनुरोध रहेगा कि जो सूचना आप तक पहुँचे सभा के माध्यम से, उनको आगे तक प्रसारित करने में आपके सहयोग चाहिए। इसके पश्चात सायंकाल 30 तारीख की सायंकाल, क्योंकि महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस भी है अंग्रेजी तिथि के अनुसार, उस दिन हम महर्षि दयानंद के जीवन का स्मरण करेंगे और उनके जो जीवन के अंतिम क्षणों से जो एक ज्योति निकली थी, एक उनके जीवन से एक आभा और उनके जीवन से जो प्रेरणा प्राप्त करने का हमारे लिए एक स्मरण का सत्र एक हमारे पास अवसर होगा। उस दिन हम
उनके जीवन पर एक प्रस्तुति, और उसके पश्चात में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से और विदेश से अनेक लोगों पधार करके लगभग 12 से 13 हजार साथी मिलकर के एक साथ बृहद यज्ञ का आयोजन करेंगे। वो अपने आप में एक विलक्षण दृश्य होगा। उसमें सभी लोग सम्मिलित होने के लिए अपने नाम भी आगे लिखवा रहे हैं। उसमें आप जब देखेंगे तो एक नयनाभिराम दृश्य आपके सम्मुख उपस्थित होगा। उसके पश्चात में भजन संध्या रात को मंच पर चलेगी और मुख्य मंच पर कार्यक्रम उस दिन नहीं होंगे। अलग अलग हॉल में रात्रि को भी सत्र चलते रहेंगे। अगले दिन मैं 31 की बात करता हूं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, 30 तारीख की प्रातःकाल ध्वजारोहण होगा। सुबह यज्ञ के पश्चात अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग हमारे वर्ग, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, नौजवान साथी, आर्य दल के नौजवान, आर्य वीरांगना दल की बेटियां, गुरुकुल की बेटियां, हमारे गुरुकुल के बच्चे, हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, हमारे सन्यासी महानुभाव, हमारे विद्वान महानुभाव, हमारे कार्यकर्ता, हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, सभी लोग मिलकर के अलग अलग स्थानों से 150 ध्वजों की यात्राएं शुरू करेंगे और वो 150 ध्वजों की यात्राएं ध्वज स्थल पर पहुंचेंगी। एक अपने आप में एक विलक्षण दृश्य होगा। सारे जो हमारा पूरा पंडाल है वो हमारे उत्साह के गीतों से गूंजेगा और वहाँ पर हम इस सार्ध शताब्दी समारोह अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण के पश्चात फिर से अलग अलग हॉल्स में कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 31 तारीख को प्रातःकाल पहला सत्र सभी हॉल्स में चलेगा और दोपहर ठीक 10:30 बजे से मुख्य पंडाल में बैठने का क्रम आरंभ हो चुका होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 12:45 बजे, 12:30 पौने 1 के बीच में उनका यहाँ पर पदार्पण होगा, जो इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अपने शुभ कर कमलों से। और उनका यहाँ पधारना और हमें प्रेरणा देना अपने आप में हमारे लिए एक विशेष एक अवसर होगा। इसलिए मेरा सभी से इस अवसर के लिए विशेष अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को देखते हुए सभी महानुभाव अधिकतम 11:30 बजे तक अपना अपना स्थान वहाँ पर ग्रहण कर लें और मुख्य पंडाल में सिक्योरिटी के बाद में कोई बैग साथ में ना लाएं। मोबाइल लाने की अनुमति है, लेकिन कोई बड़ा बैग, कोई बड़ा ब्रीफ केस, केवल लेडीज़ अपना हैंड जो हाथ का पर्स होता है उसको साथ ला सकती हैं। उसमें भी कोई ऐसा सामान ना हो जो आपत्तिजनक हो। बाकी सब उत्साह से आइए, बढ़िया सुंदर तैयार होकर के। हमारे जीवन का एक अद्भुत अवसर है और उद्घाटन समारोह चलेगा 12:30 से लगभग 3 बजे तक। मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो लगभग 2:30 से 3 बजे तक चलेगा और 3 बजे के पश्चात इसी हॉल में बड़े सभागार में, जिसको सार्ध शताब्दी सभागार कहा जा सकता है, उसमें ये सभी सत्र अलग अलग सत्यार्थ प्रकाश के 150 वर्ष हो रहे हैं। स्वाध्याय को लेकर के, सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के, साहित्य प्रकाशन को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के, सेवा कार्यों को लेकर के, आर्य विरदल के सत्रों को लेकर के अलग अलग सत्र अलग अलग समय में चलते रहेंगे। उसकी सूचना आपको आर्य संदेश से मिलती रहेगी। इसी प्रकार से 1 रात्रि को मुख्य मैदान में एक जो आर्य विरदल का मैदान है, उस मैदान में एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा और रात्रि को भजन संध्या। इस प्रकार से लगातार पूरे दिन अलग अलग हॉल्स में और यज्ञशालाओं में, छोटी यज्ञशालाओं में, बड़ी यज्ञशालाओं में, वहीं पर गौशाला भी रहेगी, वहीं पर एक गुरुकुल का दृश्य भी आप सब लोग देख सकेंगे। उनके साथ में चित्र खिंचवाइए, उनके साथ में स्मृतियां बनवाइए, अपने मित्रों के साथ आइए, अपने मित्रों के साथ, परिवारों के साथ, अपनी संगठन के सभी सदस्यों के साथ बड़े बड़े चित्र लीजिए। ये ऐतिहासिक समारोह की यही स्मृतियां हमारे साथ में रहा करती हैं। साथ में अगले दिन 1 तारीख को सुबह से लेकर रात्रि तक मुख्य पंडाल में आयोजन होंगे और 1 तारीख की रात्रि को आर्य वीर दल की युवा शक्ति, आर्य समाज की युवा शक्ति आर्य वीर दल का बहुत विशाल व्यायाम प्रदर्शन का कार्यक्रम रहेगा। तो उस कार्यक्रम को भी मैं चाहूँगा कि वो कार्यक्रम ऐसा है कि हमें आर्य समाज के अंदर जिस युवा शक्ति ने आने वाले समय में कार्य संभालना, भाई प्रकाश जी ने जो कहा था कि ऐसे नौजवान जिनके जीवन में 200वीं 250वीं जयंती भी आएगी ऋषिदान की और आर्य समाज के 200 वर्ष भी जिनके जीवन में पूरे हों, ऐसे नौजवानों को हमें प्रश्रय देना है, उनको आगे बढ़ाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वो कार्यक्रम 1 तारीख की सायंकाल को रहेगा। 2 तारीख की प्रातःकाल, हम 1 तारीख की प्रातःकाल की बात करूं तो सबसे पहले सन्यासी महानुभावों का हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जितने भी सन्यास वृंद हैं आर्य समाज के, वे सब मंच पर मौजूद रहेंगे। उनका आशीर्वाद,
उनका आशीर्वाद इस समय हम सबको प्राप्त होगा और संन्यास परंपरा आर्य समाज में और आगे बढ़े। और पूर्व में जो सन्यासी महानुभावों ने आर्य समाज की सेवा की, हम उनको इस अवसर पर स्मरण भी करेंगे। उसके पश्चात में चुनौतियाँ, ये बहुत अहम विषय है। चुनौतियाँ क्या हैं इस देश के सामने, क्योंकि आर्य समाज ने हमेशा चुनौतियों को छुआ है, उनका मुकाबला किया है, उनके लिए डटकर काम किया है। आज वो चुनौतियाँ कहीं दिखती नहीं है। तो मैं व्यवस्थाओं से थोड़ा सा कार्यक्रम के पश्चात में व्यवस्थाओं के ऊपर आऊँगा। तो इस प्रकार से चुनौतियों का चिंतन कार्यक्रम रहेगा, जिसमें देश के सामने मौजूदा जो चुनौतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात में वेद, जो आर्य समाज का आधार है, केवल आर्य समाज का आधार नहीं है, इस संसार का आधार है, मनुष्य जाति का आधार है, उस वेद को लेकर के कैसी चर्चा जो कभी कभी भ्रांतियों में ले जाती है कई लोगों को, कई महानुभावों को, कई वर्गों को, उस संबंध में वो भ्रांतियां उनकी दूर हो सकें और वेद के ऊपर हम आगे क्या कार्य करने जा रहे हैं उसकी भी चर्चा इस वेद सत्र में रहेगी। और उसके पश्चात में हम चाहेंगे हमारी महिला शक्ति, क्योंकि महिला शक्ति आर्य समाज को उत्थान में नई भूमिका का निर्वाह कर सके। हम लोग चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें इस अवसर पर सबको मिले। तो मातृशक्ति सम्मेलन ये रहेगा, जिसमें पूरे देश और दुनिया से आने वाली मातृशक्ति का हम प्रतिनिधित्व के रूप में उनकी चर्चाओं को मंच से आप सभी के बीच में पहुंचा सकेंगे। और इसके पश्चात में युवा सत्र तो आर्य विदल का रहेगा 31 तारीख को। तो वो सूचना सारी आपको मिल जाएगी, वो कब क्या क्या कार्यक्रम रहेगा उसकी सूचना तो आपको आर्य संदेश से मिल जाएगी। मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ, सन्यासी महानुभावों का आशीर्वाद, वैदिक विद्वानों का आशीर्वाद, महिला शक्ति का आशीर्वाद, युवाओं की प्रेरणा, आर्य समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और अधिकारी वर्ग का, और पूरी दुनिया में आर्य समाज को जो नेतृत्व दे रहे हैं उन महानुभावों का, और जो गुरुकुलों के आचार्य और धर्माचार्य महोदय जो आर्य समाज मंदिरों के माध्यम से घर घर तक पहुंच बना रहे हैं आर्य समाज की, उन सभी धर्माचार्यों का अलग अलग सत्रों में आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। और शिक्षण संस्थाएं, जितने भी आर्य समाज की शिक्षण संस्थाएं, चाहे वह गुरुकुल हैं चाहे वो स्कूल हैं, उन सब अधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भी इसमें हमें अलग अलग सत्रों में, यानी आर्य समाज के जो वर्ग हैं अलग अलग रूप से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, हमारे सेवा कार्यकर्ता, हमारे अनाथालयों को चलाने वाले, दयानंद सेवाश्रम संघ की गतिविधियों को चलाने वाले, दूर दराज से आने वाले, वनवासी अंचलों से आने वाले, उन सब के अलग अलग सत्रों में आप देखेंगे कि आर्य समाज 150 वर्ष में क्या क्या कुछ कार्य कर पाया। तो ये कुछ विषय रहेगा सम्मेलनों का। और अगले दिन विदेश से आने वालों का एक अलग सत्र रहेगा। साथ में अब आर्य समाज ने आगे क्या करना और इस समय क्या कर रहा है, बहुत महानुभावों की जानकारी में नहीं कि आर्य समाज इस समय कौन कौन सी योजनाओं पर काम कर रहा है और आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें सोची गई हैं। इसलिए भाई प्रकाश जी और हमने और आर्य समाज के सभी संगठन के लोगों ने मिलकर के जो एक रूपरेखा भविष्य के लिए तैयार की है, क्या क्या काम किस तरह से होने चाहिए, उन सब की जानकारी और परिचय भी इस महासम्मेलन के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने का हम सभी का प्रयत्न होगा। और 2 तारीख की सायंकाल तक कार्यक्रम चलेगा। मैं एक निवेदन ही करना चाहूँगा, जो महानुभाव आ रहे हैं वो 2 तारीख की रात्रि तक वहाँ पर रहिएगा। अद्भुत कार्यक्रम 2 तारीख की रात्रि तक चलेगा। हमारा समापन सत्र जो है सायंकाल 5 बजे से रहेगा और समापन सत्र तक हम सब लोग उसमें मौजूद रहें। तो मुख्य रूप से मैंने आपके सामने कार्यक्रमों की चर्चा की। अब मैं भाई प्रकाश आर्य जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वे अब अगले विषय को लेकर के कि किन विषयों को हम इसमें छूने जा रहे हैं, थोड़ा सा उनकी चर्चा आप सभी के समक्ष करेंगे। भाई प्रकाश आर्य जी। धन्यवाद। विनय जी ने बहुत कुछ आपको बता दिया और इसमें वैसे सारी विचारधाराएं, सारा हमारा लक्ष्य है जो वो सामने आया है। वास्तव में आज हमारा इतना बड़ा संगठन है, इसका व्यवस्थित रूप से यदि इसको समायोजित किया जाए तो आज विश्व में वो दिन दूर नहीं जो वापस इस दुनिया को लोग विश्व गुरु माने, क्योंकि वह धरोहर केवल आर्य समाज के पास में है। जिन कारणों से कभी ये विश्व गुरु कहलाता था, दुनिया के सारे लोग जो यहाँ पर आते थे, जिन कारणों से वो उस परंपरा को, उस सनातन धर्म की व्यवस्था को केवल दुनिया में आर्य समाज ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो इसको कर रही है। और हमारा तो लक्ष्य है केवल इस देश के लोगों के लिए नहीं, केवल हिंदुओं के नहीं, हम तो सारे विश्व के लोगों को एक अच्छा मानव बनाना चाहते हैं, क्योंकि नारा ही हमारा कर्णवंतो विश्वमार्यम है। तो हम इस प्रकार की इसमें चर्चा विशेष करके है कि हमारा परिवार पहले बने, हम बने, पहली बात तो हमारा परिवार बने, हमारे निकटतम लोग बने, हमारे संबंधी लोग बने। इन लोगों को किस प्रकार से किया जाए,
क्योंकि जब घर से शुरुआत होती है तो दूसरे लोग उसको देखकर कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो वो एक जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें कमी थी, उस कमी को हम पूरा करेंगे। इस प्रकार की जो अलग स्थानों पर जो छोटी छोटी चर्चाएं हो रही हैं, उसका कारण ही ये बनाने का उद्देश्य ये है कि आज जातिवाद है, समाज के सामने कितनी बड़ी समस्या है, कौन इसको दूर करेगा। महिलाओं के साथ में बहुत कुछ हुआ, अच्छा हुआ, इसकी पृष्ठभूमि में भी दयानंद, स्वामी दयानंद और आर्य समाज है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिसको होना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति, सभ्यता ये भी सुरक्षित रहे। आज देश में जो अनेक प्रकार की विषमताएं हो रही हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, अनेक प्रकार के सांप्रदायिक विचारधाराओं के द्वारा परेशानियां हो रही हैं, उन सब का हल केवल आर्य समाज के पास ही हो सकता है। क्यों कि हम सनातन धर्म की उस जड़ को, सनातन धर्म के उस मूल को लेकर चल रहे हैं, जिसमें दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है। और इस कारण से वो घर घर तक जब तक नहीं होगी, हमारे पास में बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन जब तक दूसरों को पता नहीं चलेगा, लोग उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो ये सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि इसमें शिक्षा, संस्कार, संगठन, अध्यात्म और कुरीतियाँ, अभी भी बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो इसके प्रति ये नहीं कि आर्य समाज चुप होकर बैठ गया है, आर्य समाज ने ही उन बातों को उठाया जिसके कारण आज अनेक बातों पर कानून बन गए। पहली आवाज़ आर्य समाज ने उठाई, अभी भी कुछ बातें हैं। अब उस संगठन जैसा मजबूत होगा, हम उतने अधिक कार्य कर सकेंगे। इस राष्ट्र को, हमारे सामने राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्र की आज स्थिति हम देख रहे हैं। परमात्मा की कृपा है कि उत्तरोत्तर हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर जा रहा है, विश्व में आज इसका नाम है, आज हमारे देश का सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है। लेकिन अभी हमें इसमें सबको सहयोग करके और इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम आर्य समाज धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र तीनों को साथ में लेकर चलता है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में आइए, इस कार्यक्रम में उन बातों को आप सुनेंगे ही नहीं, सुन के आप में वो ऊर्जा होगी जो आप इसको जाकर अपने यहाँ पर पुनः उसको फैलाएंगे। और इसलिए ये कार्यक्रम, अभी तक के जो भी कार्यक्रम हुए, उनसे हर दृष्टि से एक अलग गरिमा लेकर आ रहा है। तो आप लोग इसमें आएँ और इसका पूरा लाभ उठाएं, यही आपसे निवेदन है। भाई प्रकाश आर्य जी ने आपके समक्ष होने वाले विषयों की जो चर्चा हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी। इनके अतिरिक्त कुछ और ऐसे विषय हैं जो इस समय तात्कालिक रूप से हमें सभी दुनिया के सामने ले जाने हमारी जिम्मेदारियां हैं। आर्य समाज ने जब जिस चीज़ को समझा कि वो आने वाले समय के समाज को, राष्ट्र को समाप्त करने की साजिश है, उसको दुनिया के सामने बताया। बाल विवाह था, वो बताया। विधवा विवाह की समस्या थी, उसको उठाया। समुद्र पार जाना निषेध था, उसको उठाया। पर्दा प्रथा थी, उसको उठाया। दलितों के उत्थान की बात थी, उसको उठाया। शुद्धि की बात थी, आवश्यकता समझी उस समय, उसको उठाया। और आज उसके सबके परिणाम आपके सामने हैं। आज एक बहुत बड़ी चिंताएं हैं हमारे सामने, परिवारों का सिमटता चला जाना। और जो हमारे परिवार सिमट रहे हैं, परिवार में कई नौजवानों को विवाह के प्रति एक बन रहा है कि अभी विवाह की क्या आवश्यकता है, मनस्कता, ताकि लगे कि विवाह की आवश्यकता ही नहीं है। और लिव इन रिलेशनशिप, विवाह की आवश्यकता ना होना, और विवाह के पश्चात में एक संतान की इच्छा ना होना, या संतान एक ही होना, ये सब चीज़ें चल रही हैं या चलाई जा रही हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या ये अपने आप मन तैयार इस चीज़ के लिए कर रहा है, या कोई और शक्तियां हैं जो हमें इसके लिए तैयार कर रही हैं? ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में भारत के अस्तित्व को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस विषय को लेकर के रहेगा। अगर हम आज ना जागे, हमने इन महासम्मेलनों के मंचों से अगर हमने इस समस्या की गहराई तक ना पहुंच करके चिंतन किया, तो मुझे लगता है आर्य समाज का जन्म जिस कारण से हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं हम चूक करेंगे। इसके साथ ही आप बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे। ईश्वर के प्रति नौजवानों में अनास्था का बढ़ना। ईश्वर नहीं है, ये अपने आप नहीं हो रहा, उनको कोई तैयार कर रहा है कि इनको ईश्वर से दूर ले जाया जाए, भगवान से और समाज से और हिंदू समाज से मुख्य रूप से उनको दूर ले जाया जाए। एक ये षड्यंत्र है, और ये अंधविश्वास और पाखंड मिलकर के ही षड्यंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। इस महासम्मेलन में इसकी भी खुल करके चर्चा निश्चित रूप से की जाएगी। अगर मतांतरण की बात करें, आज मतांतरण के नए तौर तरीके डेवलप हो चुके हैं। अनेक विषयों का आपने देखा होगा, फलानी जगह पे 400 लोगों का, फलाने मौलाना ने इतने लोगों का मतांतरण करा दिया, धर्मांतरण करा दिया।
टीचर कर रहा है, मौलाना कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? हमें अवेयर रहना है, क्योंकि मतांतरण हमारे ही वर्ग का हो रहा है। इसलिए इन विषयों को इस महासम्मेलन में लाने की हमारी पूरी तैयारी है। साथ में एक और बड़ी चीज है जिसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए, और वो है नशा। नशा केवल शराब या किसी सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं है। नशा बहुत चीजें अपना रूप बदल चुकी है, नशे की बहुत चीजें अपना रूप बदल चुकी हैं। हम लगातार मोबाइल को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और कब हमारे 1.5, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जीवन के बीत जाते हैं एक दिन में, हमें पता नहीं लगता। हम सोच रहे हैं मोबाइल हम स्क्रॉल कर रहे हैं, वास्तव में है कि मोबाइल हमें स्क्रॉल कर रहा है। हम सोच रहे हैं हम मोबाइल को चला रहे हैं, सच्चाई आज ये बन चुकी है कि मोबाइल हमें चला रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम मोबाइल को देख रहे हैं, और ये सच्चाई है कि मोबाइल हमें देख रहा है, मोबाइल हमें पढ़ रहा है, और हमें पढ़ने के बाद वो हमें पढ़ा रहा है। यानी वो जो शक्तियां चाहती हैं वो हम करने लगे हैं, वो हम खाने लगे हैं। और ये कितना बड़ा षड्यंत्र है नशे के रूप में, हम उसके आदी ना होते चले जाएं, ये आज की एक प्रमुख चिंता है। मैं समझता हूं हमारे लोग भी, हमारे दर्शक भी इससे पूरी तरह सहमत होंगे। इस आर्य महासम्मेलन में इस गंभीर समस्या को हम लोग समझेंगे। मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका प्रयोग और उसके प्रयोग का उपयोग और दुरुपयोग करने वाली कुछ शक्तियां हैं जो उस मोबाइल में आने वाले चीज़ों की और उसकी उपलब्धता की बहुत बड़ी दुर्भावना से उसका उपयोग हमारे नौजवान साथियों तक करती चली जा रही हैं। इसलिए नशा जो है एक बहुत बड़ा एक अलग ट्रेंड लेता चला जा रहा है। इसकी चर्चा हम इस महासम्मेलन में निश्चित रूप से करेंगे। आर्य समाज ने शुरुआती दौर से अंधविश्वासों और पाखंडों के खिलाफ काम किया था, परिणाम भी आया था, लेकिन नित्य नए अंधविश्वास धर्म के नाम पर पनपते चले जा रहे हैं, और उनके कारण से लोग कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, कोई नौकरी छोड़ रहे हैं, कोई बलि कर रहे हैं, कोई मनुष्यों की बलि। आज के इस आधुनिक युग में भी छोटे से बच्चे को उठाकर उसकी बलि जैसे देने की घटनाएं अगर समाज में आती हैं तो चिंता तो हमें करनी पड़ेगी। इसलिए इस तरह की चिंताओं को भी ये आर्य महासम्मेलन निश्चित रूप से करेगा। और अंतिम बात, हमारे भाइयों को हमसे दूर करना, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़े, पिछड़े, ऊंची जाति, सवर्ण जाति, इन सब में बांट बांट करके उस मनुष्य को, उस परमपिता परमात्मा की संतानों को, राम और कृष्ण की संतानों को इतने विभागों में बांट दिया गया कि आने वाले समय में कहीं हमारे लिए यही सबसे बड़ी चुनौती ना बन जाए। इसलिए बंधुओं, जातिवाद की दीवारों को पूरी तरह से मनों से तोड़ना और उसके संकल्प लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में हम सबको आमंत्रित करते हैं। आर्य समाज के लोगों ने आर्य लिखने की परंपरा चलाई थी। भाई प्रकाश जी के नाम के साथ में आर्य लिखा है, मेरे नाम के साथ आर्य लिखा है। सामान्य रूप से किसी की परिस्थिति नहीं है समझ पाना कि हम किस वर्ग से संबंधित हैं, जिसको वर्ग मान लिया गया। और आर्य समाज की इस परंपरा ने लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप जितने राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब के नामों के आगे आप जाति सूचक शब्द नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आर्य समाज का आंदोलन था। हमें उसी आंदोलन की तरफ पुनः लौटना है, जातिवाद की दीवारें तोड़नी है, ताकि हिंदू समाज मजबूत होकर के देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए लग सके। ये कुछ ऐसे विषय हैं, और एक अत्यंत आवश्यक, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में हम कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, हम कम हो रहे हैं। ये सोचना आज हर उस व्यक्ति का दायित्व है जो इस देश की मिट्टी को अपना मानता है, और ये हर उस व्यक्ति को गहराई से सोचना ही चाहिए। अगर आबादी बढ़ रही है तो हम कम क्यों हो रहे हैं? ये सोचना हम सबकी चिंता का विषय है। और इस सोचने के लिए आपको वहाँ पर गोष्ठियाँ भी, प्रवचन भी, भाषण, प्रवचनात्मक शैली में भी, गोष्ठी शैली में भी, और प्रदर्शनी के अंदर भी, और विचार के रूप में भी आपको इस सोचने का एक अवसर मिलेगा, समय मिलेगा। इसलिए मेरा आप सबसे एक कहना है, जब दिल्ली में इस कार्यक्रम में आप आ रहे हैं तो आप निरंतर हर कार्यक्रम में जाने का प्रयास कीजिएगा। कभी इसमें कभी उसमें, जो कुछ मिले एक अच्छी सी डायरी लोगों को रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा, अथवा मोबाइल में नोट्स बनाइएगा, मोबाइल में फोटोग्राफ खींचिएगा, मोबाइल में वीडियोस बनाइएगा, वीडियोस लोगों को शेयर कीजिएगा। अच्छा होर्डिंग दिखे, अच्छा विचार दिखे किसी प्रदर्शनी में, उसकी फोटो अपने साथ खींच करके अपने मित्रों को भेजिएगा। अगर आप जितने भी 50,000, 1 लाख लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर वो सब लोग
यहाँ के अच्छे अच्छे विचारों को लेकर के लाखों लोगों तक पहुँचाने में सफल होते हैं, आप सोचिए कि आपका आना कितनी बड़ी जनता को संदेश देने का माध्यम बन जाएगा। इसलिए देश आपका है, सोचना आपको है, चिंता आपको करनी है, और चिंता के बाद में चिंता को दूर करने के लिए काम भी हम सब लोगों को मिल करके करना ही होगा। इसलिए इन विषयों को लेकर के भाई प्रकाश जी और हमने आपको जानकारी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सभी विषयों से सहमत होंगे कि हाँ, आज ये चिंता और चिंतन करने के विषय हैं। तो मैं अब प्रकाश जी से एक ये अनुरोध करूंगा कि कौन कौन मुख्य विद्वान इस महासम्मेलन में आएंगे, कुछ जानकारियां आप उनकी भी आप सभी को प्रदान करेंगे। बहुत बड़ी सूची विद्वानों की और हमारे विदेशी बहनों की है, जिनमें प्रमुख रूप से आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी, डॉक्टर छवि कृष्ण जी शास्त्री जी, राजेंद्र विद्यांकालार जी, विनय जी विद्यालंकार, सुरेंद्र जी आर्य, श्री कमलेश जी चौकसे, श्री रवि प्रकाश जी रोहतक, श्री आचार्य योगेश भारद्वाज जी, आचार्य योगेंद्र याज्जित जी, नंद किशोर जी, रूप किशोर जी शास्त्री, धर्मेंद्र जी शास्त्री, सिद्धार्थ जी बेंगलोर, सत्यप्रिय जी शास्त्री, आचार्य डॉक्टर नरेंद्र जी रेड्डी, आचार्य अंकित प्रभाकर जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जिज्ञासु जी, श्री कृतेश पटेल जी, श्री डॉक्टर धनंजय आचार्य जी, आचार्य सनत कुमार जी, डॉक्टर भारतेंदु जी, मुनि सत्यजीत जी, अरुण कुमार ब्रह्मचारी अरुण कुमार जी, आचार्य अनंत पुरुषार्थी जी, बहन सूर्या जी, सुकामा जी, सुमेधा जी, अन्नपूर्णा जी, नंदिता जी और अनेक बहनें, विदुषी बहनें इसमें पधार रही हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सन्यासी वृंद, स्वामी धर्मानंद जी, स्वामी प्रणवानंद जी, स्वामी रीतस्पति जी, और भी इसके अतिरिक्त बहुत लंबी सूची है। स्वामी सच्चिदानंद जी, स्वामी सुधानंद जी, स्वामी विदेह योगी जी और श्री M.R. राजेश जी वहाँ से केरल से, स्वामी वेदपति जी, आचार्य बालकृष्ण जी, साध्वी उत्तमा जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ओमानंद जी, स्वामी वेदानंद जी और इसके अतिरिक्त अनेक सन्यासी वृंद पधार हैं, जिनका हमको आशीर्वाद और ज्ञान का लाभ मिलेगा। ये अद्भुत सम्मेलन हो रहा है, एक ज्ञान का कुंभ है, ज्ञान का सिंहस्थ है, जो इसके पहले तो नहीं हुआ, आगे होगा ना होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन अभूतपूर्व है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए आप इसमें अवश्य पहुँचें और इसका लाभ लें। इतना बड़ा आयोजन करने का लाभ ही तब होगा कि जब अधिक से अधिक लोग आर्यजन इसको जुड़ें और इससे कुछ ऊर्जा यहाँ से लेकर जाएं, तब इसकी सार्थकता होगी। इसके अतिरिक्त भी सम्मेलन में कुछ विशेष गोष्ठियाँ हो रही हैं, जिन पर कि गहन चिंतन होगा और वो उन विषयों पर वक्ता श्रोताओं को वो सब बताएंगे कि भाई इन कारणों से इस प्रकार से अभी तक हमें ये लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन इस प्रकार के प्रयोग से आगे हमें कुछ करना है। कुल मिलाकर ये है कि किसी भी प्रकार से हमारा जो संगठन है, जो हमारी विचारधारा है, इसको आगे बढ़ाने का, इसके लिए विशिष्ट गोष्ठियों का आयोजन पहली बार इस प्रकार से किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होगा। भाई प्रकाश जी ने अनेक विद्वान महानुभावों का, सन्यासी महानुभावों का और हमारी आर्य देवियों का, जो गुरुकुलों का संचालन कर रही हैं आदरणीय सभी बहनों का नाम आपके समक्ष रखा है। ये कुछ इंडिकेटिव नाम हैं, इनके अलावा बहुत सारे आर्य महान विद्वान, सभी के नाम इसमें सूची में स्मरण नहीं रह पाते हैं, तो आदरणीय भाई प्रकाश जी ने सभी के नाम आपके समक्ष रखे हैं। आर्य जगत के देश और विदेश के सभी प्रमुख विद्वान इस आर्य महासम्मेलन में आप सभी का और हम सभी के मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इनके अलावा जो दो विशेष गोष्ठियाँ जिसकी चर्चा भाई जी ने की है, एक है अंतर्राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी, जिसमें 12-13 विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के 1000 से ज़्यादा शोध छात्र अपने शोध लेखों का वाचन करेंगे। ये अपने आप में एक विलक्षण कार्यक्रम होगा, अलग हॉल में चलेगा, पूरे दिन सुबह से लेकर रात्रि तक लगातार युवा छात्र, युवा शोध छात्र, आप देखेंगे कि आर्य समाज के ऋषि परंपरा का इस देश को क्या योगदान रहा, इस विषय को लेकर के पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेंगे और उसमें अधिकतर विश्वविद्यालयों से आए हुए वो शोध छात्र जो शोध कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं उनका रहेगा, और एक युवा संगोष्ठी। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा, आर्य समाज में युवा वर्ग किन मुद्दों को अहमियत देता है और आज के समय में किन मुद्दों की ज़रूरत समझता है, उसके लिए युवा संगोष्ठी, ये युवा संगोष्ठी एक अलग हॉल में चलेगी। और युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त वे युवा संगोष्ठी में निरंतर पार्टिसिपेट करें। ऐसे ऐसे विषयों की खुलकर चर्चा होगी जिनसे देश और समाज पूरी तरह प्रभावित होने की तैयारी कर रहा है। जैसे जिन चीज़ों की मैंने अभी आपसे पहले बात की है,
भारत के इतिहास में मिलावट, नौजवानों को कौन गाइड कर रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने वाले मसाले को कौन तैयार कर रहा है, क्यों तैयार कर रहा है, वो कौन सा बड़ा षड्यंत्र है, जिम में जाने वाले लोगों की, जिम में जाने वाले नौजवानों की युवा शक्ति घट रही है या बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश के अंदर बढ़ते हुए आईवीएफ सेंटर हमें किस तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। आर्य समाज का ये प्लेटफॉर्म इन सब चीज़ों की युवा मंच में गहराई से चिंतन और चिंता करेगा। साथ ही आज का नौजवान अपने आप को देश और समाज से कितना जोड़ करके रख पा रहा है, कितनी चिंताओं से वो अपने आप को जोड़ता है, जोड़ना चाहता है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो नहीं चाहती को इससे जुड़े। इस तरह की बहुत चर्चाओं का मंच बनेगा हमारा युवा गोष्ठी मंच। और ऐसे ही और अलग अलग हॉल्स में महिलाओं की संगोष्ठी, आर्य विदल के कार्यकर्ताओं की, शुद्धि के कार्यकर्ताओं की और सेवा कार्यकर्ताओं की, अनाथालय को संचालन करने वालों की और शिक्षा संस्थानों को चलाने वालों की गोष्ठियां इस सम्मेलन में अलग अलग समय पर रहेंगी। तो ये इस प्रकार से ये कुछ कार्यक्रम की कुछ भूमिका और रूपरेखा हम आपके सामने रख पाए हैं, क्योंकि कार्यक्रम का विस्तार इतना बड़ा है कि उसकी पूरी मिनट टू मिनट की जानकारी देने में दिवाली के पश्चात हम सभी के पास आपको मिल जाएगी और आपके मोबाइल पर वो उपलब्ध होगा कि कब किस हॉल में कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। हमारी वेबसाइट www.aryamahassammelan.com से जुड़े रहिएगा, क्योंकि उस वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के सम्मेलन के समाप्ति तक के हर चित्र, हर वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। बड़ी सुविधा। अब मैं कुछ सुविधाओं और विशेषताओं की बात करता हूं। जो भी व्यक्ति सम्मेलन में आया है, हमारे प्रयास यह है कि उस महानुभाव की जहां जहां पर फोटो खींचें, वो फोटो उनको अपने मोबाइल पर ही उसी दिन मिल जाएं। इसलिए आपको अपनी वेबसाइट पर जाकर के एक लिंक मिलेगा, फोटोग्राफ का लिंक। वो लिंक आप टीवी की स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। उस रजिस्टर में आपकी फ़ोटो मांगेगा, आप फ़ोटो खींचिए। उस फोटो से मैच करके आर्य महासम्मेलन में चारों दिन कहीं यज्ञशाला में, कहीं मुख्य पंडाल में, कहीं ध्वजारोहण में, कहीं इस हॉल में, कहीं उस हॉल में, जहाँ जहाँ पर भी आप रहे हैं और वहाँ पर आपके अगर चित्र खींचे हैं, वो सारे के सारे चित्र आपके मिल जाएंगे आपको अपने मोबाइल पर ही, और उन चित्रों का आप अपने मित्रों को भेज सकते हैं। बहुत बड़ी सुविधा सभा की तरफ से इस बार शुरू की गई है। एक ग्रुप फोटो का हॉल तैयार किया गया है ताकि आप अपने आर्य समाज के सदस्यों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, अपनी संस्था के सभी सदस्यों के साथ मिलकर के फोटोग्राफ करवाएं। वो हॉल केवल फोटोग्राफी के लिए ही अलग अलग स्टेप्स में उसमें स्टेप बनाए गए हैं ताकि आप उनमें 1 2 3 4 लेयर में पूरा ग्रुप खड़ा हो। और अगर आपको उसकी फिजिकल फोटो लेना चाहें तो फिजिकल फोटो भी आपको तत्काल यज्ञ में आहुति देते हुए की भी, जहां जहां आप रहना चाहेंगे वहां फोटोग्राफर भी रहेंगे। आपकी आहुति देते की फोटो आपको मिल सकेगी। और फोटोग्राफ के हॉल की आपको व्हाट्सएप पे तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर खरीदना चाहें फोटोग्राफ का प्रिंट, वो भी आपको वहां पर मिल पाएगा। इसी प्रकार से स्मृति चिन्ह आदि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। और छोटे बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जिनकी आयु 5-6 महीने की है, 2-3 महीने की है, अपनी माता के साथ में साथ आते हैं, लेकिन माता के साथ में छोटे बच्चों को पूरे दिन सम्मेलन में लेकर के घूम पाना मुश्किल है। हमने मातृत्व सेवा जोन भी तैयार किया है। मातृत्व सेवा जोन के अंदर जो मिल्क फीडिंग चिल्ड्रंस हैं, वो अपनी माता उनके साथ में विश्राम भी कर सकती हैं। और वहाँ पर बच्चे के लिए ज़रूरी आवश्यकताएं जितनी भी होती हैं उनकी व्यवस्था हमने वहाँ पर की है। और थोड़े से बड़े बच्चे, उनको भी पूरे दिन साथ लेकर के भाषणों को सुनवाना कठिन काम है। उन बच्चों को आप किड्स जोन में छोड़िए। बाल मंडप आपको मिलेगा, जहाँ बच्चे आप अपने बच्चों को वहाँ पर आप भेजेंगे और आप उसका कार्ड कलेक्ट कर लेंगे। जब बच्चा को लेने आप जाएंगे तो आपको कार्ड अपना दे करके अपने बच्चे को वापस कलेक्ट कर सकते हैं। और वो बच्चा वहाँ पर एक्टिविटी करेगा, पूरे दिन वो वहाँ पर एक्टिविटी में संलग्न रहेगा। आप अपने मतलब की एक्टिविटी में संलग्न रहिए और छोटा बच्चा अपने मतलब की एक्टिविटी में संलग्न रहेगा। ये एक बाल एक्टिविटी जोन बहुत सुंदर इस बार तैयार किया गया है। इसी के साथ में बहुत सुंदर द्वार होगा, बहुत सुंदर यज्ञशाला होगी, बहुत सुंदर स्टेज होगा और अलग अलग पंडाल होंगे। उनके साथ में बढ़िया से बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र आप उसमें खिंचवाइएगा। एक मेरा अनुरोध ये रहेगा, हमारा जो भी जहाँ पर भी यज्ञ करते समय पूर्णकालिक यज्ञशाला में आहुतियाँ जरूर दीजिए। जाइए, गौ माता की सेवा भी करें, गुरुकुल का सीन भी, गुरुकुल का दृश्य भी देखें और पंचमहायज्ञ का
आप भाव भर करके उस यज्ञशाला में आहुति दे करके और आर्य समाज को बढ़ाने का और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण भाव का संकल्प लेकर के आप उस समय जाएं। इस प्रकार से बहुत अलग अलग वॉशरूम की व्यवस्था पेड भी की गई है, निःशुल्क तो हैं ही, और निःशुल्क वॉशरूम भी अच्छी क्वालिटी के बनाने का प्रयत्न किया गया है। बातें पानी की व्यवस्था पर, आज के समय में हर व्यक्ति साफ सुंदर पानी पीना चाहता है। साफ पानी की व्यवस्था करना अपने आप में सरल काम नहीं है, इसलिए पानी की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि आपको 1 लीटर की बोतल 10 रुपये में उपलब्ध होगी और आप 2 बोतल खाली बोतल वापस देने पर 1 बोतल निःशुल्क मिल जाएगी। तो आप बोतल खरीदिए, 10 रुपये की 1 बोतल यानी 20 रुपये की 2 बोतल आपने खरीदी। जब आप खाली बोतल हमारे स्टॉल पर वापस करेंगे तो आपको 1 बोतल निःशुल्क दे दी जाएगी। इस प्रकार से आपको इफेक्टिव रूप से कहूँ तो 7 रुपये की 1 बोतल पड़ेगी। क्योंकि ये व्यवस्था बहुत सोचने के बाद ही बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है ताकि हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिल जाए और सारे मैदान में कहीं पर भी बोतल खाली रखी हुई ना मिले। इसमें आप सभी का सुविधा सहयोग चाहिए। बोतल आधा लीटर की भी उपलब्ध होगी, वो 5 रुपये में 1 बोतल होगी। 1 लीटर की बोतल 10 रुपये में उपलब्ध होगी। वैसे ही 4 बोतल वापस करने पे 2 बोतल आधा लीटर की मिल जाएंगी या 1 लीटर की पूरी 1 बोतल मिल जाएगी। कुल मिला के पानी की व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी। और भोजनालय के बाहर हमने टैप वाटर भी लगाया है, तो टैप वाटर से जो लोग पानी पीना चाहेंगे वो उसका भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। भोजन की व्यवस्था सभी के लिए निःशुल्क है, सभी उसमें लंगर का लाभ लें। पूरा लंगर पूरे दिन सुबह से लेकर रात्रि तक लगातार चलता रहेगा। बीच में कुछ समय 10 दिन 15 मिनट आधा घंटा विश्राम सफाई के लिए रहेगा, उसके अलावा पूरे दिन लंगर की व्यवस्था चलेगी। लेकिन हमने पेड स्टॉल्स भी लगवाए हैं ताकि लोग अपने स्वादानुसार अलग अलग व्यंजनों को खाने के, परिवार के साथ आने का उसका आनंद भी ले सकें। वो पेड स्टॉल भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। कुल मिलाकर के भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था अच्छे करने का प्रयत्न हम सब लोगों ने मिलकर के आयोजन समिति ने किया है। फिर भी कुछ न्यूनताएं रह सकती हैं। इतना बड़ा आयोजन है, अनुमान से अधिक लोग आ रहे हैं, तो कुछ न्यूनता रहेंगी। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप सब आयोजक के रूप में वहाँ पर पधारें। हम आयोजक हैं। जो पूर्व वाले आयोजकों ने जितनी व्यवस्था की है उसमें कुछ कमी और चूक रह गई हो तो उसको आप पूरी कर सकते हैं। आप उसको पूरी करने में अपना सहयोग दें। जितने भी महानुभाव आ रहे हैं, कुछ समय भोजन की व्यवस्था में सेवा दें, कुछ समय मैदान में व्यवस्थाओं में अपना समय दें, कुछ समय आवासीय व्यवस्थाओं में अपना समय दें। आवास व्यवस्था के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं। आवास 3 तरीके से है। अच्छा है, जो लोग इच्छा रखते हो, थोड़ी सुविधा विशेष चाहते हो, अपना होटल बुक करवा लें। aryamahasammelan.com पर होटल को बुक करवाने की व्यवस्थाएं दी गई हैं। इस बार पहली बार एक अनुभव के तौर पर मैदान में भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं रहने के लिए की गई हैं, जिनमें 1000 रुपये मात्र में आप अपना बेड बुक करवा सकते हैं। उसमें बेड, गद्दा, चादर, तकिया और एक कंबल का सेट आपको मिलेगा और उसमें सुविधा, सुरक्षा और उसी जो सशुल्क आवास है मैदान वाला, उसके टॉयलेट्स की व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए रहेगी जो उस वाले हिस्से में ठहरेंगे, विश्राम करेंगे। कुल मिलाकर के होटल की व्यवस्था आप करवाएं, वो भी सुविधा aryamahasammelan.com पर उपलब्ध है। आप सशुल्क अगर पंडाल आवास में बुक कराना चाहते हैं उसमें भी आपके लिए सेवा उपलब्ध है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आवास आदि की सभी व्यवस्थाओं का पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, अपने होटल्स करवाने में अगर जो सक्षम हो या इच्छा रखते हो अपने होटल जल्दी से जल्दी बुक करवा लें, ताकि जो हमने होटल अपने लिए रुकवाए हैं वो पूरे ना हो जाए। एक जानकारी और दे दूं आपसे, जिन देशों में आर्य समाज है उन सभी देशों के महानुभाव यहाँ पधार रहे हैं। उनसे मिलने का और उन देशों में क्या चल रहा है आर्य समाज का वो जानने का आपको अवसर मिलेगा। उन पंडालों में जहाँ पर हमारे वो महानुभाव अपनी बातों को रखेंगे उनको भी सुनने के लिए आप पधारें। और साथ में जो 3 बड़ी प्रदर्शनियाँ हम वहाँ पर लगा रहे हैं, चुनौतियों का चिंतन, जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं वो प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी। जिन चीज़ों की हमने चर्चा की है विषयों में, उन चुनौतियों को हम वहाँ पर दर्शाएंगे। दूसरा हिस्सा, 150 वर्षों में जिन महानुभावों ने, जिन महापुरुषों ने, जिन सन्यासियों ने, जिन विद्वानों ने, लेखकों ने, पत्रकारों ने, भजनिकों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, दानदाताओं ने, राजनीतिक महानुभावों ने और बलिदानियों ने अपने बलिदान दिए देश के लिए, आर्य समाज के लिए, उन सबको हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको स्मरण करें। तो एक बहुत सुंदर स्मृति वाटिका का निर्माण किया गया है। उस स्मृति वाटिका में उन सब चित्रों को आप देखेंगे, लेकिन बहुत से नाम हमारे पास हैं,
फ़ोटो उनके नहीं मिल सके। उनमें देख कर कि यदि आप में से कोई महानुभाव अपना उनका फ़ोटो किसी के पास हो तो वहाँ दे भी सकेंगे, और शायद कुछ नाम छूट भी गए हों इतिहास के, अगर आप भी उसमें लिखेंगे तो उसके लिखने की व्यवस्था भी हमने वहाँ पर दी है, ताकि आप उन नामों को अंकित भी कर सकें, ताकि आने वाले समय में उनके नामों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सके। तो इसलिए बहुत सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में इस महासम्मेलन के आयोजन करने का हमारा विचार है। अब मैं और कुछ विशेष बातों के लिए भाई प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी इन बातों उन कुछ और बातों को भी आपके सामने रखेंगे। वैसे तो बहुत कुछ जानकारी दे दी गई है, लेकिन इतना विशाल कार्यक्रम है कि बहुत प्रयास करने के बाद में, याद करने के बाद में भी सारी बातों को आपके समक्ष अभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इतना आवश्यक है, इतनी बात निश्चित मान के चलिए कि जो अभी भाई विनय जी बता रहे थे, इसके अतिरिक्त भी कई सुविधाएं हैं। जैसे 1,000 रुपये में वहाँ पर बेड और उसकी व्यवस्था है, लेकिन निःशुल्क व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था वहाँ पर या कई अन्य स्थानों पर की गई है। तो वहाँ पर जब आप आते हैं, एक सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, जैसे परिवार में कोई कार्यक्रम होता है, विवाह होता है या कोई फंक्शन होता है, तो उसमें परिवार का हर सदस्य ये नहीं देखता कि मुझे कोई कुछ काम बताए। हर सदस्य ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लायक क्या काम है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सब अपनी योग्यता के अनुसार कार्य को करते हैं। तो ये सम्मेलन कुछ लोगों का नहीं है, कुछ नेताओं के माध्यम से नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, ये प्रत्येक आर्य के लिए है, प्रत्येक आर्य का सम्मेलन है। क्योंकि महर्षि दयानंद और आर्य समाज ये प्रत्येक आर्य से जुड़ा हुआ है और उससे संबंधित ये कार्यक्रम है। इसलिए ये कहीं से भी दूर दराज से आए, देश से आए, विदेश से आए, ये सबका अपना कार्यक्रम है। इसमें जहाँ असुविधा हो उसको इग्नोर करें, और जहाँ कुछ कमी लगे तो उसकी ओर आकर्षित भी करें, और जो आप स्वयं कर सकते हैं उस कमी को पूरा करने का प्रयास करें। यही इस कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसको आप आत्मसात करें और इसी भावना से यहाँ पर पधारें। बंधुओं, कुछ चीज़ें वास्तव में प्रकाश जी कह रहे थे कि कुछ चीज़ें जितना भी हम बताएं सब चीज़ें रह जाएंगी। उनकी डिटेल चर्चा तो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की वेबसाइट पे आपको मिलेगी। फिर भी मैं कुछ चीज़ें जानकारी दूंगा। अमांती समान ग्रह, जब आप आते हैं आपके पास में बड़ा सामान है, आवास मिला नहीं, तब तक आप उस सामान को अमांती समान ग्रह यानी क्लोक रूम में रख सकते हैं। उसकी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होगी। साथ ही साथ बैंकिंग यानी कि एटीएम भी वहाँ पर उपलब्ध होगा। आप अपने पैसे उसमें निकाल भी सकते हैं, उसमें डाल भी सकते हैं। और अगर विदेश से आने वाले महानुभाव अपनी करेंसी चेंज करवाना चाहें तो उसकी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होगी। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सुविधा ऑन साइट अंदर ही ये लगातार पूरे समय हमारे पास उपलब्ध रहेगी। और फूड कोर्ट की मैंने आपके सामने स्थिति बता दी है। कूपन व्यवस्था, हमने छोटे छोटे खुले पैसे ना होने के कारण से छोटी छोटी व्यवस्थाओं का लाभ नहीं लिया जा पाता। बोतल खरीदना, कूपन रख दिए। 20 रुपये का, 10 रुपये का कूपन आप इकट्ठा कार्यालय से खरीद लीजिए। 100, 200, 300 रुपये के पूरे सम्मेलन में जहाँ जहाँ पे आवश्यकता रहेंगी आप उन कूपनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए उन कूपन्स का भी सहयोग आप ले सकते हैं। हमारे कार्यालय से जो हमारे मुख्य कार्यालय रहेंगे उन पे आपको वो कूपन सभी मिल जाएंगे। और साथ में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, अलग अलग विषयों पे अलग अलग चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों के आयोजन निरंतर चलते रहेंगे। साथ में दुनिया के हर देश और देश के आर्य समाज के इतिहास को लेकर के एक वीडियो तैयार किया गया सम्मेलन की समिति की तरफ से। बहुत सुंदर वीडियो वो रहेगा। आप पहली बार जानेंगे कि मॉरिशस में आर्य समाज कब बना, कैसे बना और किस किस तरह से बना, और इस समय वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर। फिजी के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गयाना के अंदर, त्रिनिडाद के अंदर, सूरीनाम के अंदर, अमेरिका में आर्य समाज की परिस्थितियाँ, कनाडा में आर्य समाज की परिस्थितियाँ, और दक्षिण अफ्रीका में नैरोबी के अंदर आर्य समाज की परिस्थितियाँ, और नेपाल में, बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, इन सभी देशों में आर्य समाज जो कार्य कर रहा है उनकी छोटी छोटी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही हमारे उन सभी महानुभावों को स्मरण करेंगे जिन महानुभावों ने इस आर्य समाज के 150 वर्ष के कार्यकाल में हम सबको आगे बढ़ाया है। और इसके अलावा आर्य समाज के इतिहास की सच्ची घटनाओं का मंचन, ये एक बहुत बड़ा एक हम समझते हैं कि हम सब के लिए अवसर होगा कि हम आर्य समाज के इतिहास को, जिसने समाज को, देश को बदल करके रख दिया, उस इतिहास की सच्ची घटनाओं को मंचन करते हुए अपने बच्चों को देखेंगे। हजारों स्कूलों के बच्चे इस मंचन में हमारा सहयोग करेंगे। साथ में पंजीकरण व्यवस्था, ये मैं सबको बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि पंजीकरण जरूर करवाएं। पंजीकरण करवाना इस समय हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो महानुभाव ने अभी तक पंजीकरण ना करवाया, अपने ग्रुप के रूप में ना करवाया हो,
पंजीकरण व्यवस्था जरूर ही करवा लीजिएगा, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। और एक सुविधा, आप आएंगे और आप अपना एक चाहेंगे कि मेरे को एक स्मृति मिले कि मैं अपना सर्टिफिकेट ले सकूं यहाँ से, तो जो अपना इस आर्य महासम्मेलन में उपस्थित होने का एक सर्टिफिकेट भी चाहेंगे, सर्टिफिकेट शब्द ना कहें तो प्रमाण पत्र है, वो आप कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं। बहुत ही सामान्य शुल्क पर आपके नाम के साथ में वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर निकल जाएगा और आप उसको संभाल करके रखें, ऐतिहासिक रखें। ऐतिहासिक रूप से वो आपकी संपत्ति है, आपके परिवार की संपत्ति है। तो इस प्रकार से मैं बहुत चीज़ों का भी ना भी बता सकूंगा, तो वो सब चीज़ें आपकी जानकारी में आएंगी। और प्रकाश जी ने जो बात कही है, मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि आप सब स्वयं को ये माने कि हम इसके कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं। समस्त आर्य समाज का परिवार, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हर आदमी केवल ऋषिदान के पथ का पथिक है। राम और कृष्ण की हम संतानें हैं और उसी युग को वापस लाने के लिए आर्य समाज की स्थापना ऋषिदान ने की थी। ये महासम्मेलन एक पड़ाव है आने वाले समय की चुनौतियों को देखने का, जानने का, समझने का और आर्य समाज के कार्यों को उस रूप में वहाँ पर ले जाने का। तो अंत में मैं आज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान जी की ओर से, माननीय सुरेश चंद्र आर्य जी की ओर से, और अंत में एक अनुरोध और करता चलूँ आपसे। बंधुओं, बहुत बड़ा आयोजन है। 65 एकड़ स्थान इस कार्यक्रम के लिए लिया गया है। 65 एकड़ के मैदान में ज़मीन को ठीक करना, समतल करना, टेंटिंग लगवाना, सारा वाटरप्रूफ पंडाल है। पूरा पंडाल टोटल रहने के स्थान के सहित वाटरप्रूफ है। बहुत बड़ा पुस्तकों का बाजार भी है। अनेक पुस्तक प्रकाशक आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पर अपने अपने साहित्य को आप ले सकेंगे। एक सुविधा बताता चलूँ, भूल गया था। उस बाज़ार में आपने सामान खरीदा, लेकिन आप जानते हैं कि उस सामान को ले करके पूरे दिन घूमना बड़ा मुश्किल है, तो आप सामान खरीद करके वहीं पर क्लॉक रूम है, पुस्तक क्लॉक रूम, आप उस सामान को वहीं जमा करवा करके स्लिप ले लीजिए और जब आप सम्मेलन से जाने लगें तब आप उस सामान को लेकर के अपने साथ ले जा सकते हैं, ताकि दिन भर आपको साहित्य को ले करके घूमने की ज़रूरत ना रहे। अगर आप उस सामान को पार्किंग में चाहते हैं, क्योंकि पार्किंग भी दूर है, तो आपको वही सामान पार्किंग के पुस्तक क्लॉक रूम में मिल जाएगा। पार्किंग 1 और पार्किंग 2 जहाँ पर आपने पार्किंग करी होगी उसमें आपको वो सामान मिल जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा शुल्क रखा गया है, तो आपको वो सामान वहाँ भी मिल सकता है। और आपने पुस्तकें खरीदी और आप चाहते हैं कि जिस होटल में मैं रह रहा हूँ मुझे वहीं पर वो सामान कल मिल जाए, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। दिल्ली की पोर्टर सर्विस के माध्यम से वहीं पर आप बुक करवा दीजिए, वो सारा सामान आपको होटल में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बॉम्बे से आए हैं, आप चेन्नई से आए हैं, आप कलकत्ता से आए हैं, आप कानपुर से आए हैं, आप जम्मू से आए हैं, आप हिमाचल से आए हैं, आप पंजाब से आए हैं, आप अन्य अगर राज्यों से आए हैं और आप चाहते हैं कि जो हमने सामान खरीदा है आर्य समाज के लिए, अपने व्यक्तिगत परिवारों के लिए, वो सब सामान हमें वहीं पर मिल जाए, तो हमने वहाँ ये सुविधा भी दे दी है कि वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य खरीदें, वहीं पर आप बुक करवा दें ट्रांसपोर्टर को, वहीं पर आपको उसकी बिल्टी प्राप्त हो जाएगी और आपको वो सामान वहीं से बुक होकर के सीधे आपके घरों पर मिल जाएगा। ये सारी सुविधाएं भी इस बार सम्मेलन स्थल पर मिल रही हैं। मैं इन सारी सुविधाओं में जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन काम किया है, जो कर रहे हैं इस अपने वीडियो के माध्यम से, उन सभी हजारों कार्यकर्ता इस काम में जुटे हुए हैं। हजारों कार्यकर्ता, मैं सच कहता हूं, दिल्ली की हर आर्य समाज का पदाधिकारी, उप प्रधान, उनके मंत्री, उनके कोषाध्यक्ष, उनके सदस्य, महिला अधिकारी, महिला प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य वीर दल, आर्य वीरांगना दल, देश भर के प्रांतीय सभाओं के प्रधान, विदेशों के हमारे जिम्मेदार अधिकारी, प्रधानमंत्री, सारे इस तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारा तो अपनी ओर से पूरा प्रयास है कि ये कार्यक्रम सफल हो। मैं उन कार्यकर्ताओं को भी इस वीडियो के माध्यम से आभार करूंगा जो पिछले 3, 4, 5 महीने से लगातार इन व्यवस्थाओं को बनाने में लगातार निरंतर रहते हैं। उन सभी सहयोगी महानुभावों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस समय अभी तक अपना धन दिया, अपने तन मन धन से इसको मजबूत बनाया। और सभी से ये अपील करूंगा कि इस आयोजन के लिए बहुत बड़ा व्यय होने वाला है। आर्य समाज के इस आयोजन को सुंदरता, भव्यता और व्यवस्था देने में जो भी व्यय होगा वो आप सभी के दिए गए दान से ही संभव है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक ना भेजा हो वो भेजते रहें। थोड़ा थोड़ा दान जिन्होंने कलेक्ट कर लिया वो भी भेजते रहें। बाकी जब आप आएंगे तब आप लेते आइएगा। मेरा फिर निवेदन है, जिन्होंने अभी कुछ कम भेजा वो कुछ अधिक भेजें। कुछ ना कुछ सहयोग राशि आने वाला हर परिवार, हर व्यक्ति अवश्य ही भेजे, क्योंकि
धन के अभाव में कोई कमजोरी ना रहे, ये हम सब की महती जिम्मेदारी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी दानदाताओं का आभार करते हुए, और जिन्होंने अभी तक ना भेजा मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि वे भी अपना सहयोग शीघ्र हमें इस महासम्मेलन की वेबसाइट पे इस कोड मेल नंबर पे जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं उसके ऊपर आप भेज सकते हैं। और एक जुड़े रहने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है, जुड़े रहने के लिए, सबको जुड़े रहने के लिए 3 फ़ोन नंबर। पहला फ़ोन नंबर है 9911150150। ये नंबर है सूचना नंबर। आप इस नंबर को अपने मोबाइल में ऐड कर लें, इसमें आर्य समाज सूचना लिख दें और इस नंबर पे अपना नाम को व्हाट्सएप कर दें, आपको आर्य समाज की सारी सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा नंबर है 8447200200। ये नंबर है आर्य समाज की मिस कॉल। आप इसमें कॉल कीजिए, आपको एसएमएस जाएगा। आर्य समाज की योजनाएं, आर्य समाज के कार्यक्रम, महर्षि दान का जीवन, महर्षि दान के कार्य, महर्षि दान के ग्रंथ और यज्ञ जो आर्य समाज की परंपरा का बड़ा हिस्सा है, उसके बारे में सारी विस्तृत जानकारियाँ, यज्ञ करने के तरीके, उसका कार्ड, उसका सब कुछ, वो सब चीज़ें आपको उस पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। और तीसरा नंबर है 93 11 72 11 72। ये आर्य समाज का कॉल सेंटर है। आप इस पर कॉल करेंगे तो कभी कभी कॉल आपको लगता होगा कि हमारी उठाई नहीं जा पा रही है। ऐसा होता है क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, हर व्यक्ति जानकारी और सूचना सेवा चाहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कॉल कर 1-2 बार कॉल कर लीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ से भी वापसी कॉल सभी को जाने की कोशिश रहती है। ये कॉल सेंटर सुबह से लेकर के शाम तक निरंतर चलता है। हमारी प्रयास होगा कि सम्मेलन के समय में इसका कार्य और ज़्यादा बढ़ा दिए जाएं। ये तीनों नंबर हमेशा कार्य करेंगे, केवल सम्मेलन के लिए नहीं है। ये तीनों नंबर आपको हम सब से और आर्य समाज के संगठन के साथ जोड़े रखने के लिए निरंतर कार्य करने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। तो आर्य समाज का मीडिया सेंटर लगातार वीडियोस तैयार करने पे काम कर रहा है। जो कुछ आपको दिखेगा, वो जो कुछ भी आपकी सूचना जा रही हो, सब आर्य समाज के अपने मीडिया सेंटर द्वारा बनाई गई हैं। और एक सूचना सभा इस बार कम से कम 60 से 70 नई पुस्तकों का प्रकाशन भी अलग अलग महानुभावों के सहयोग से करने जा रही है। अगर आप भी अपनी प्रियजन की स्मृति में 200वीं जयंती पर कोई पुस्तक अपने छपवाना चाहते हैं, उस सभा से संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप इसके लिए संपर्क कर लेंगे। जो नंबर इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, श्री अनिल शास्त्री जी का नंबर है। आप भी अपनी इच्छा से कोई पुस्तक प्रकाशन करवाना चाहें, उस नंबर से करवा सकते हैं। स्मारिका, किसी भी इसने ऐतिहासिक महासम्मेलन की स्मारिका अपने आप में विशेष स्थान रखती है। तो हम इस सम्मेलन में स्मारिका का भी प्रकाशन करने जा रहे हैं। स्मारिका का प्रकाशन होगा तो उसमें आपका विज्ञापन भी उसमें आए, विज्ञापन की तैयारियां भी उसमें हो। तो इसलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप स्मारिका के लिए भी विज्ञापन देना चाहें तो उसके लिए भी मैं एक नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूं। आप विज्ञापन भी अपना स्मारिका में दें, प्रियजन की स्मृति में, अपने आर्य समाज का, अपनी कंपनी का, अपने ट्रस्ट का, जो भी आप देना चाहें, शुभकामना विज्ञापन भी, कुछ उसका सहयोग राशि भी है, वो सहयोग राशि भी आपको इसमें इस वीडियो में आपको दिख जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमने आपके साथ सहयोग की अपील भी की है। जो लोग महानुभाव आ रहे हैं वो जरूर अपना अपना सहयोग भी देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। बंधुओं, एक व्यवस्था और भी है, उसका नाम है जो कुछ सामान सम्मेलन के लिए तैयार किया जा रहा है, उसमें यज्ञ कुंड भी हैं, यज्ञ कुंड का पूरा सेट भी है। बहुत सुंदर स्टील के झंडे के पोल भी हैं जिनसे ध्वज यात्रा निकलेगी। बहुत सुंदर झंडे होंगे। भोजन के लिए नई प्लेट्स तैयार करवाई गई हैं। ऐसी और बहुत सी सामग्री होगी जो हम सब के लिए उपयोग की हो सकती है। सम्मेलन के अंतिम दिन सुबह से ही उन सभी को बिक्री करने की व्यवस्था सम्मेलन की समिति की तरफ से की जाती है, ताकि कुछ ना कुछ स्मृतियां सभी जगहों तक पहुंच जाएं और उसका पैसा भी सभा के इस कार्य में वापस उपयोग हो जाए। तो ऐसा नीलामी समिति वहां कार्यालय बना हुआ होगा, आप वहाँ पे सूची लगी हुई होगी। हमारा प्रयास है कि वेबसाइट पे भी आ जाए वो सूची। जो भी सामान सजावट का, सुंदरता का तैयार किया गया वो सभी उपलब्ध होगा लोगों के लिए। महापुरुषों के फोटोग्राफ्स हैं, वाक्यों के लिखे फोटोग्राफ्स हैं, सब चीज़ें उपलब्ध होंगी, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही मैं इस सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सुरेश चंद्र आर्य जो कि प्रधान है सार्वदेशी कार्य सभा के, और ज्ञान ज्योति पर्व आयोजन समिति, जिनके आशीर्वाद प्रमुख रूप से मैं कहूँ तो उनके आशीर्वाद से इस आर्य महासम्मेलन की इन सभी व्यवस्थाओं को किया जा पाना
और 200वीं जयंती के आयोजनों जब से आरंभ हुए, उनका पूरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद, उनका पुरुषार्थ, उनका हमें सबको पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। श्रीमान धर्मपाल आरजी, प्रधान दिल्ली आर्य सभा, जो कि निरंतर इस कार्य में पूरी दिल्ली की वो टीम जो रात दिन आर्य समाज के इसी कार्य में निरंतर रत है, उन सभी के साथ में भाई प्रकाश आर्य जी और प्रांतीय आर्य सभाओं के सभी प्रधान, सभी मंत्री और विदेश की सभी आर्य सभाओं के प्रधान, और हमारी परोपकारिणी सभा, हमारी उदयपुर ट्रस्ट, हमारा निर्माण न्यास, हमारा जो टंकारा ट्रस्ट और हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान श्रीमान पूनम सूरी जी, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी जो आर्य समाज का अभिन्न अंग और अभिन्न भाग है, और उन सभी की ओर से आप सभी का मैं अभिनंदन करने के लिए हम सब मिलकर के तैयार हैं। और हमारा रोजड़ का आश्रम, हमारे अन्य वानप्रस्थ आश्रम, हरिद्वार का वानप्रस्थ आश्रम, हमारे सभी गुरुकुल, हमारे सभी कन्या गुरुकुल और हमारे आश्रम और हमारे दयानंद मठ और ऐसे जितने भी आश्रम और अनाथालय जो भी संस्थाएं आर्य समाज की हैं, उन सभी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आप सभी को पुनः पुनः आभार, पुनः पुनः धन्यवाद। वीडियो लंबी तो है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, आप आराम से इसको सुनिएगा। अलग अलग हिस्से में कोई चीज़ नोट करनी हो कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे अगर कोई और ऐसी चीज़ हुई जो आप तक की कॉमन जानकारी में हमें लानी हो तो आपके मोबाइल नंबर्स पे हम उसको देना चाहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है मोबाइल नंबर नोट करें अपने मोबाइल में 9911150150। सरलता से बोलें 9911 इस मोबाइल नंबर को आप अपने मोबाइल में अभी जोड़ लीजिएगा, वीडियो सुनते ही जोड़ लीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ 9911 इस मोबाइल को अपने मोबाइल में जोड़िएगा और आप उसमें लिखिएगा आर्य समाज सूचना। जब आप इसको अपने मोबाइल एड्रेस बुक में नोट कर लेते हैं तब इसमें अपना नाम और अपना स्थान लिख करके भेज दीजिएगा। जब हमारे पास ये एसएमएस आ जाएगा उसके पश्चात आपको सारी सूचनाएं जानी आरंभ हो जाएंगी ताकि सम्मेलन तक आपको सभी सूचनाएं निरंतर मिलती रह सके। पुनः पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का। और वही दर्शक हमारे प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं और जो किन्हीं कारणों से ना आ पा रहे हों देश और विदेश से, वो महानुभाव जिन किसी कारणों से ना आ पा रहे हों, तो अलग अलग हॉल्स में चलने वाले सारे कार्यक्रम, मुख्य पंडाल में चलने वाले सारे आयोजन आपको हमारी वेबसाइट आर्य महासम्मेलन पर लाइव देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी सुविधा हमने शुरू की है। सारे कार्यक्रमों का लाइव टेलीकास्ट हमारी वेबसाइट पर होगा। उस वेबसाइट से जुड़े रहिएगा, निरंतर उन कार्यक्रमों का आनंद लेते रहिएगा और अच्छी चीज़ों को, अच्छे कार्यों को, अच्छी बातों को आप अन्य लोगों तक फैलाते रहिएगा। सोशल मीडिया से जुड़े रहें। सोशल मीडिया में आर्य समाज की वेबसाइट, आर्य समाज के फेसबुक पेज से आप जुड़े रहें। फेसबुक पेज भी आप देख रहे हैं, इसको आप फॉलो करें। इस जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस समय फेसबुक पेज का जो स्कैन कोड आ रहा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो सीधा तौर पे स्कैन कोड से कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप स्कैन करके आप आर्य समाज के इस विशाल संगठन के साथ जुड़े रहिए। आर्य समाज की 150 वर्ष में बनी 15,000 इकाइयाँ आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। अंत में मैं पुनः प्रकाश जी से निवेदन करूँगा कि आप सबका आभार भी करें और जो कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हैं उनके प्रति भी अपने सम्मान के शब्द व्यक्त करें। आभार तो आप लोगों का भी जो आपने बड़े धैर्यता के साथ में इन सब बातों को सुना। निश्चित रूप से आप लोगों के मन में कई लोग पूछते भी हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पर क्या होने वाला है इसकी जानकारी आप तक पहुँचे, तो बहुत विस्तार रूप से आपके समक्ष ये प्रस्तुत किया गया है। और अब आप समझ गए होंगे कि इस सम्मेलन में क्या क्या होने वाला है, हमें किस प्रकार से वहाँ पर सुविधा मिलेगी, क्या सुनने को मिलेगा, क्या विचार होंगे। ये सब आपको संक्षेप में, ये इसको मैं संक्षेप में कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ आने पर आपको इसका और कुछ बड़ा रूप दिखेगा जिसको कि पूरा यहाँ पर इस प्रकार से समझाना संभव नहीं था। और इसमें निश्चित रूप से क्योंकि दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है तो दिल्ली में रहने वाले तो हमारे जो आर्य समाज के लोग हैं उनके यहाँ की स्थिति ये है कि कई लोग इस प्रकार जैसे अपना घर में विवाह शादी होते हैं और कई दिन तक घर छोड़ देते हैं और काम में लगे रहते हैं, वही स्थिति यहाँ पर है। पर इसके अतिरिक्त भी पूरे देश में, हर प्रांत में, हर आर्य समाज में इसके लिए अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग हो रहा है, देश विदेश से सहयोग हो रहा है। तो इसका
जो परिणाम है ये तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आप लोगों ने इसको सुना और निश्चित रूप से मन बना लीजिए, अभी तक यदि आपने नहीं बनाया तो सम्मेलन में चलना है, अपने को भी चलना है और अधिक से अधिक अपने परिवारजनों को ला सकें वो भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे युवा इससे वंचित हो जाते हैं। हम पुरुष वर्ग ही केवल आके रह जाते हैं तो ये अधूरा कार्य होता है। उनको भी लाओ, उनको भी लगेगा कि अरे आर्य समाज इतना विशाल है, संगठन इतना बड़ा है, इतने अच्छे विचार हैं, निश्चित रूप से उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। कई किन्हीं कारणों से यदि वो आपके साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से जाने के बाद में वो जुड़ जाएंगे। आपके आर्य समाज की सदस्यता, आपके आर्य समाज के सत्संग में उपस्थिति बढ़ेगी, ये निश्चित रूप से आप मान के चलो। आप सब ने पुनः बहुत ही धैर्यता से सुना। भाई विनय जी ने भी पूरी विस्तृत जानकारी दी है, तो इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।